हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसी का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और चलो हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं और बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनके द्वारा एफ.डब्ल्यू. टेलर जो और एक एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के, इनके द्वारा भी कुछ प्रिंसिपल दिया गया था। बच्चों, इनके प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। जैसे कि हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता था बच्चों, उसी तरह से एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमको गाइड करते हैं। क्या क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनका मतलब है, सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी एफ.डब्ल्यू. टेलर के विषय में आप जान लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े से आ सकते हैं, और नहीं भी आए तो जिसके विषय में हमको पढ़ना है, जिनके प्रिंसिपल्स के विषय में पढ़ना है, उससे रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, है ना। सबसे पहले बात करते हैं फुल नेम इनका क्या था। तो फुल नेम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, है ना। एफ फ्रेडरिक, डब्ल्यू से विंसलो और टेलर, ये इनका पूरा नाम था। इनका जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 को हुआ था। प्लेस था फिलाडेल्फिया, जो यूएसए में है। एजुकेशन इनका था डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि ये क्या थे बच्चों, एक प्रोफेशनल इंजीनियर थे ये, ठीक है। प्रोफेशन के तौर पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने मिडल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था, जो कि यूएसए में है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, एक लेबर के तौर पर वो ज्वाइन किए थे बच्चों, लेकिन ही बिकेम चीफ इंजीनियर ऑफ द सेम कंपनी विद इन 6 इयर्स। मात्र 6 साल के अंदर इस तरह का उनका परफॉर्मेंस था, इस तरह का नॉलेज था, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेना शुरू किया, ऐसे हेल्प करना शुरू किया अपनी कंपनी को कि 6 साल के अंदर वो क्या बन गए थे, चीफ इंजीनियर बन गए थे, राइट। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन के तौर पे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए, जिनके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनका जो डेथ था वो 21 मार्च 1950 को हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ एक डिटेल्स थे जो कि इनके विषय में हम लोग जाने। अब आओ बच्चों, हम लोग सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। पहले तो हम इस बात को समझें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद क्या क्या प्रिंसिपल्स ये दिए थे उनके विषय में हम लोग डिस्कशन। देखो बच्चों, जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट ये शब्द सबसे पहले तुमने जब सुना होगा, तो इतना तो कम से कम आप जरूर समझ गए होंगे कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइंस से तो जरूर है। यस और नो? साइंटिफिक मैनेजमेंट का ताल्लुक किससे होगा? साइंस से होगा। और एफ.डब्ल्यू. टेलर भी यही कहते थे। वो कहते थे कि हम जो भी मैनेजमेंट के अंदर रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, गाइडेंस बनाए, उनका जो बेस होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? साइंस होना चाहिए। यानी कि वो सारे प्रिंसिपल किसके ऊपर आधारित होने चाहिए? साइंस के ऊपर आधारित होने चाहिए, ताकि हम लोग कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, या बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकें। लेकिन वो कब होगा? जब हमारे प्रिंसिपल या हमारे एक्शंस या हमारे डिसीजंस किसके ऊपर बेस हो? साइंस के ऊपर बेस हो। क्योंकि अगर साइंस के ऊपर बेस होगा तो साइंस क्या करता है? एक ही तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ना बच्चों। उसकी जगह चलो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है ना, यहां से मैं समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। पहले तो यही समझो, इन्होंने क्या कहा था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि जो मेथड हम यूज करेंगे वो कैसे मेथड होने चाहिए बताओ? वो साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। तो जो हम डिसीजन ले रहे हैं, किस लिए डिसीजन ले रहे हैं? तो सॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं बच्चों, उनको सॉल्व करने के लिए हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन का आधार क्या होना चाहिए? वो साइंस होना चाहिए, without depending on trial and error method. Now this is important. ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है बच्चों? ट्रायल एंड एरर मेथड कहता है कि पहले ट्राई करो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, गलती हो गया तो फिर से ट्राई करो, उसमें भी गलती हो गया तो फिर से ट्राई कर दो, और ट्राई करते रहो। कब तक करते रहो? जब तक सही तरीका आपको ना मिल जाए। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते थे कि अगर हर आदमी बार बार ट्राई करेगा और बार बार फेल होगा, बार बार गलती होगा, फिर बार बार ट्राई करेगा ना, ये मेथड बोलते थे कि नहीं, ये मेथड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या होगा? बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मशीन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ट्रायल एंड एरर के ऊपर आधारित हमारे डिसीजंस या हमारे एक्शंस नहीं होने चाहिए।
एक बार हम ट्रायल एंड एरर करके एक साइंटिफिक तरीका निकाल लेंगे और उस तरीके को अब हम अप्लाई करेंगे हर एक सिचुएशन में, हर तरह की कंपनी में। यानी हमारे जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी हमारे एक्शन होंगे, वो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, क्या बोला मैंने, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से निकले हुए प्रिंसिपल होने चाहिए। क्योंकि साइंस तो हम लोग उसी को कहते हैं बच्चों। साइंस का मतलब क्या है कि कोई एक चीज जो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से निकला है, जिसका कॉज एंड इफेक्ट डिफाइंड होता है कि अगर ये काम करोगे तो ये रिजल्ट होगा, और हमेशा वही होता है, वो यूनिवर्सल होता है। चाहे आप किसी कंपनी में करो, किसी कंट्री में करो, किसी प्लेस में करो, हर जगह उसका रिजल्ट सेम आता है। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं चलेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं चलेगा। मेथड कौन सा चलेगा? जो साइंटिफिक होगा। मेथड कौन सा चलेगा बच्चों? साइंटिफिक मेथड। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइंस हमेशा सिमिलर रिजल्ट देता है ना। तो ये कहा था इन्होंने, ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। इसका एक और डेफिनेशन यहाँ पे है, आओ चलो इसको भी समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि when the principles and method, these are important words, principles and method derived through scientific research and investigation, वही प्रिंसिपल यूज करना है, वही मेथड यूज करना है जिनको डिराइव किया गया है। कैसे बच्चों? साइंटिफिक रिसर्च से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, जब इनको अप्लाई किया जाएगा कहां पे? मैनेजमेंट में अप्लाई किया जाएगा। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए साइंस से निकाले हुए या एक्सपेरिमेंट से निकाले हुए, रिसर्च से निकाले हुए प्रिंसिपल और मेथड को जब हम यूज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, तो उसी को क्या कहा जाएगा? साइंटिफिक मेथड कहा जाएगा। यानी साइंटिफिक वे होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल होना चाहिए। उससे क्या होगा? बेस्ट एफिशिएंसी निकलकर सामने आएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? आइए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया था। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली यू वांट योर मैन टू डू। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब यह है कि पहले आप जानो कि आप अपने लोगों से करवाना क्या चाहते हो। पहले आप जानो, एक्ट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली यू वांट योर मैन टू डू। क्योंकि देखो, मैनेजर खुद तो काम करता नहीं, वो तो लोगों से काम करवाता है। तो लोगों से काम करवाने के लिए आपको जानना तो पड़ेगा ना कि आप करवाना क्या चाहते हो। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ये जानना कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, और उसके बाद then seeing that they do it in the best and the cheapest way, और उसके बाद बस ये देखना है आपको, इंश्योर करना है आपको, मेक श्योर करना है आपको कि वो लोग, यानी आपके जो वर्कर हैं, आपके जो लोग हैं, वो वही काम कर रहे हैं। कैसे? बेस्ट वे में एंड चीपेस्ट वे में। किस वे में बच्चों? बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में। यही तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से क्या है कि पहले आप जानो कि आप अपने लोगों से करवाना क्या चाहते हैं, और जब आपने जान लिया ना, अब बस देखो कि आप जैसे उनको चाहते थे कि वो काम करें, वो उस काम को वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कैसे कर रहे हैं कि नहीं, बेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं, और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं। राइट, यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर। राइट बच्चों, अब हमको आगे बढ़ना है और अब हमको बात करना है किसकी? इसके प्रिंसिपल्स की। राइट, चलो हम लोग देखते हैं कि टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे। और देखो, टेलर के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। कितने प्रिंसिपल? 4। हेनरी फ्योल के कितने थे? 14 थे, 14 थे। यहां सिर्फ 4 पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 अगर आपने फॉलो कर लिया ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं। चलो अच्छा, देखो, इसको पढ़ने का भी एक तरीका है। इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने का तरीका क्या है? देखो, यहां पर आपको देखो एक कॉमा कॉमा दिख रहा है ना बच्चों, कॉमा कॉमा दिख रहा है, हर एक जगह कॉमा कॉमा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको कॉमा के पहले अलग पढ़ना है, बाद में अलग पढ़ना है। जैसे इसको कैसे पढ़ना है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है बच्चों? कॉमा के पहले जो लिखा गया है ना, इसका मतलब इस काम को आपको करना है, और कॉमा के बाद जो लिखा गया इसका मतलब इस काम को आपको नहीं करना है। इस काम को आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। इस काम को आपको करना है, इस काम को आपको नहीं करना है। यहाँ कोई कॉमा नहीं है, मतलब ये टोटल टोटल करना है। क्लियर है? चलो, इसका मतलब क्या है हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया था एफडब्ल्यू टेलर ने बच्चों, उसने कहा था कि साइंस
नॉट रूल ऑफ थंब। यानी आपको फॉलो क्या करना है बच्चों, आपको साइंस को फॉलो करना है। जो भी आपका एक्शन होगा, जो भी आपका डिसीजंस होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, वो सारा का सारा बेस किसके ऊपर होना चाहिए, साइंस के ऊपर। यानी साइंस के एक्सपेरिमेंट से, रिसर्च से वो निकला हुआ होना चाहिए। आप रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं कर सकते। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है, जिसमें कोई नयापन नहीं है, जिसमें साइंस की निगाह से देखा ही नहीं गया है, बस वो पीढ़ियों से जो बस चला आ रहा है, जस्ट फॉलो किया जा रहा है। आप के परदादा जैसे करते थे, जैसे दादा करते थे, जैसे पापा करते थे, आप भी वैसे ही कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप रूल ऑफ थंब फॉलो करो। उसमें कुछ नयापन नहीं है, कोई साइंटिफिक आपने अप्रोच ही नहीं लगाया। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते थे कि रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, क्या चलेगा, साइंटिफिक मेथड चलेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल चलेगा, साइंटिफिक अप्रोच चलेगा। यानी हर चीज में पहले साइंस लगाओ, साइंस से आप वहां से एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, वहां से कुछ आपको तरीका मिल जाएगा। उस तरीके को जब आप फॉलो करोगे, आपको बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, और कम से कम आपका एफर्ट लगेगा, या कम से कम आपके रिसोर्सेज लगेंगे। तो पहला तो रूल यही था कि आपको फॉलो क्या करना है बच्चों, साइंस फॉलो करना है। और क्या फॉलो नहीं करना है, रूल ऑफ थंब को आपको फॉलो नहीं करना। ये पहला प्रिंसिपल था। बाकी मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैं तो यहाँ पॉइंट वाइज ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल माय डियर स्टूडेंट कि आपके पास जो भी बुक है बिजनेस स्टडीज का, आप जरूर इन टॉपिक को थोड़ा और भी बुक से भी आप पढ़ लेना, बुक से भी आप पढ़ लेना, थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हार्मनी। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है पता है बाबू, इसका मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या मतलब होता है बाबू, पॉजिटिव एटीट्यूड। और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड। क्या मतलब होता है बाबू, नेगेटिव एटीट्यूड। अब देखो ये क्यों कहा गया है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। देखो बच्चों, यहां पर ना हर एक मैनेजमेंट में दो यूनिट होता है। एक होता है मैनेजमेंट, हर एक जगह दो यूनिट होता है, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर्स। होते हैं ना मैनेजमेंट और वर्कर्स। 99% केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स में 36 का आंकड़ा चलता है, 36 का आंकड़ा चलता है। वर्कर्स को हमेशा लगता है कि मैनेजमेंट में तो मेरा ध्यान ही नहीं देता है, मैनेजमेंट मेरे को सही सैलरी नहीं देता, हमेशा कम सैलरी देता है, मैनेजमेंट तो मेरा प्रमोशन ही नहीं कराता है, मेरे को बोनस ही नहीं देता है, मेरे को इंसेंटिव ही नहीं देता है, और मैनेजमेंट मेरे को बहुत ज्यादा काम देता है और काम की तुलना में पैसा नहीं देता है। ऐसा किसको लगता है, वर्कर्स को लगता है। मैनेजमेंट को लगता है कि यार इनका तो हमेशा कंप्लेन ही चलते रहता है, काम ढंग से करते नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग, काम ठीक से करते नहीं है, खाली इनको जो है वो मैं क्या बोलूं, वो शब्द में बोलना नहीं चाहता। तो पॉइंट क्या है कि इनको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, काम नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, बेस्ट प्रोडक्शन नहीं देते हैं, खाली इनको सैलरी अपना बढ़ाना है, राइट। तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, गुड फॉर नथिंग है। इनको लगता है कि ये जो है वो मिसयूज करते हैं इनको। नतीजा क्या होता है, इनके बीच में हमेशा डिस्कॉर्ड रहता है, हमेशा मतभेद रहता है, हमेशा ये लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं। अब सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक दूसरे को गलत अगर समझेंगे, तो क्या डेवलपमेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जवाब है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि इन दोनों लोगों को क्या करने की जरूरत है पता है, इन दोनों लोगों के अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। यानी कि मानसिक तौर पे क्रांति लाने की जरूरत है। मानसिक तौर पे, दिमाग के तौर पे क्या लाने की जरूरत है बच्चों, क्रांति लाने की जरूरत है। जिस क्रांति के तहत मैनेजमेंट को इनसे प्यार हो जाएगा, इसको मैनेजमेंट से प्यार हो जाएगा। यानी कि ये लोग मैनेजमेंट को अच्छा मानने लगेंगे, ये लोग मानने लगेंगे कि अगर मैं मैनेजमेंट का साथ दिया तो कंपनी का ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। और मैनेजमेंट के अंदर ये फीलिंग आना पड़ेगा कि भाई वर्कर से ही तो प्रोडक्शन है, अगर वर्कर ही ना खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी के ग्रोथ होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या जरूरी है बाबू, मेंटल रिवॉल्यूशन जरूरी है। और ये नेगेटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ये जैसे मैंने बताया ये नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। इनको इसके विषय में सोचना चाहिए और इनको मैनेजमेंट के विषय में, कंपनी के विषय में सोचना चाहिए। जब ऐसा होगा तो कंपनी ग्रो करती चली जाएगी।
यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ना बाबू, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देखो मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं, एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, मतलब पहले वाला जो प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका ही ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये जो प्रिंसिपल है ना बाबू, ऐसा माना जाता है कि इसी बात को आगे बढ़ाया गया है, इसी को और क्लैरिटी से बताया गया है, इसके नेक्स्ट लेवल की बात की गई है, क्योंकि यहां पर जो बात किया गया था ना, ये मानसिक एटीट्यूड से रिलेटेड बताया गया था, और यहां पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ कहा गया। क्या कहा गया है? कहा गया है कोऑपरेशन, यानी कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिजिकली जहां पर परफॉर्मेंस करने की बारी आए ना, दोनों को कोऑपरेट करके, मिलकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर, मिलकर टीम वर्क के तौर पे कोऑपरेट करते हुए काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि मैं इसको अकेले करूंगा, मैं तो सबसे अच्छे से कर सकता हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। इंडिविजुअलिज्म का मतलब मैं अकेला ही सर्वज्ञानी हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे का कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, और साथ में मिलकर काम को करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह से इस हार्मनी वाली बात का ही एक्सटेंशन है ना, इसी बात को आगे ले जाया गया है। यहां पर क्या है, दिमाग से सोचने को कहा गया है कि दिमाग से सोचो, हार्मनी लाओ, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, सोचो कि एक दूसरे के आप पूरक हो। अगर वर्कर अच्छा काम करेंगे तभी मैनेजमेंट का गोल सेटिस्फाई होगा, और मैनेजमेंट का गोल सेटिस्फाई होगा तभी वर्कर का सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हो सकता है। यानी दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसी का ये एक्सटेंशन है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल। चौथा जो प्रिंसिपल था ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, यहां लिखा गया साइंटिफिक सिलेक्शन एंड, देखो यहां कोई कॉमा नहीं है, तो यहां पे दोनों काम करना है। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, साइंटिफिक सिलेक्शन करना है। किसका? वर्कर का। यानी वर्कर को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो काम करने के लिए ना, तो किसी भी वर्कर को मत लेकर आओ। वर्कर को आपके कंपनी में लाने का या आपके फैक्ट्री में लाने का ना, एक प्रॉपर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। उसके जरिए हर एक को पास करते हुए तब लेकर आओ, यानी कि उनको हमारे साथ सेलेक्ट करने का या ज्वाइन कराने का, बिजनेस में लाने का एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी रास्ते से पकड़ के लाके कंपनी में ज्वाइन करा दो। आप समझ ही सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो कभी भी तुम्हारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी वर्कर का आप सिलेक्शन करो, जब भी वर्कर का सिलेक्शन करो, सिलेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, साइंटिफिक मेथड से सिलेक्शन होना चाहिए। क्या बोला मैं? साइंटिफिक मेथड से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। रैंडम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए कि किसी को भी ले लिया। जिसको लिया निश्चित प्रोसेस से, जो पहले से आप बना रखे हो, जहां से आपको पता है, उस ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके आपने निकाला है कि इस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन करके निकाला है, उस सिस्टम को फॉलो करो, उस साइंस को फॉलो करो, और उसके जरिए ही सिलेक्शन होना चाहिए, पहली बात। और सिलेक्शन हो जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी जो आपके वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट का आपको हमेशा प्रयास करना है। कैसा डेवलपमेंट? मेंटल डेवलपमेंट भी, फिजिकल डेवलपमेंट भी, स्किल का डेवलपमेंट भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनके नॉलेज के डेवलपमेंट के ऊपर, उनके एबिलिटी के डेवलपमेंट के ऊपर, उनके स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर लगातार आपको ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे ताकि वर्कर का क्या होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे, उसका ग्रोथ होता रहे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हर वर्कर के अंदर लगातार डेवलपमेंट होता रहेगा, और जब डेवलपमेंट होता रहेगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस आता रहेगा, और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता रहेगा। राइट? तो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल, जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल कह सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं बच्चों, जिसको दिया किसने था, इस ग्रेट इंसान ने, जिसका नाम था FW टेलर। राइट? तो ये हम लोगों का था आज का वीडियो। एक पार्ट और बचा हुआ है बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेलर के बहुत सारे टेक्निक्स इन्होंने दिए थे। टेलर ने बहुत सारे टेक्निक्स दिए थे। देखो इनके प्रिंसिपल्स तो 4 ही हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स दिए थे, बहुत सारे तरीके दिए थे, जिससे कि मैनेजमेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस या वर्कर का बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग निकाल कर ला सकते हैं। राइट? अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 4 में हम लोग उन्हीं टेक्निक्स को पढ़ेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट,